नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है वरिष्ठ संस्कृत विद्वान, साहित्यकार और सुपरिचित संस्कृत समाचार वाचक डॉक्टर बलदेवानंद सागर को। थोड़ी देर में गुरुग्राम से हम आज यहाँ पर इस मंच पर डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी को जोड़ते हैं और उसके बाद हम विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आइए इस मंच के साथ जोड़ते हैं, यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के साथ इस मंच पर जोड़ते हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर को। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार नमस्कार उपेंद्र जी, नमस्कार। और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। सब जो विद्वान लोग और हमारे साहित्य रसिक लोग जुड़े हैं, सुधीजन, सबको प्रणाम, नमस्कार। अभी डॉक्टर साहब थोड़ी देर में अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे आज के इस कार्यक्रम में और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं आकाशवाणी के और आए दिन हम जब आकाशवाणी में हम एक कक्ष में बैठते थे, आप दूसरे समाचार कक्ष में आते थे, तो आते जाते बहुत मुलाकातें होती थी, आपस में एक दूसरे को देखते रहते थे, आनंद आता था। और खास करके जब प्रातः 7:05 पर संस्कृत में समाचार आते थे और सायंकाल में भी समाचार आते थे, तो उसमें आप समाचार वाचन जब शुरू करते हैं, आपकी ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, सानंद रखें, आपकी आवाज गरजती थी, डॉक्टर बलदेवानंद सागर। क्या बात है। पुनः अब मित्र हमारे जुड़ने शुरू हो गए, देख रहे हैं। इस बीच में हमारे आकाशवाणी के मित्र अरुण कुमार पासवान जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए और आपको नमस्कार करते हैं। और जैसा कि मित्र देखिए, आपका नाम सुपरिचित है, आपको सभी जानते हैं। आप अधिकतर साहित्यिक और जो हमारे सांस्कृतिक मंच होते हैं उन मंचों पर आपकी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति रहती है। तो इस बीच में गुंजन झा भी हमारे साथ जुड़ गई, दिलीप कुमार भी जुड़ गए, सब साहित्यकार मित्र हमारे साथ जुड़ गए। बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह से हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब आपका परिचय तो आप स्वयं हैं, उसके बारे में मैं आपसे ही बातचीत के बीच में कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, आज बहुत बड़ा दिवस है, पुण्य दिवस है। आज जगन्नाथ जी की पुरी की रथ यात्रा है। पुरी की नहीं, ये तो पूरे मैं कहूंगा इसको, ये विश्व की यात्रा है। पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। और कल एक और महत्वपूर्ण दिवस है, योग दिवस है। तो अपने आप में योग दिवस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बीच में प्रियंवदा पांडे जी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हमारे साथ, शुभ संध्या कह रही हैं, आपको नमस्कार कर रही है हमारे साथ। जी। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब एक मंगलाचरण से आप इस कार्यक्रम का आरंभ करिए। आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपेंद्र नाथ रैना जी, और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और जैसे आपने कहा, आज रथ यात्रा है और कल विश्व योग दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में मैं शांति पाठ मंत्र, जो वैदिक मंत्र, मैं शांति पाठ आपके सामने रख रहा हूं। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेव।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। वाह वाह वाह। इस मंगलाचरण के साथ हमारा आज का कार्यक्रम आरंभ होता है। और डॉक्टर साहब, भारतीय परंपरा के हिसाब से और जो हमारा मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जी ये भारत की परिकल्पना है और पूरे विश्व में इस मंत्र को इसका अनुसरण होता है। और हम शुरू से मानते आए हैं अपने आदिकाल से, जब से हमारे इस भारत का उद्भव हुआ है, आविर्भाव हुआ है। और ये जो भारतीय दर्शन है उसमें हमने कहा कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इस पर आपके कुछ विचार जानना चाहेंगे। इस बीच में बहुत सारे मित्र जुड़ गए हमारे साथ। जी 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 जी। भारतीय जो चिंतन और हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, जिसमें हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और चिंतकों ने जो बात कही, तो वो जीवन की पूर्णता के लिए, कि मानव जीवन है उसको पूर्णता के साथ जीना है। इसी तरह जैसे मैंने शांति मंत्र का पाठ किया, इसी तरह से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं भी आपने सुना होगा, जिसमें जीवन की पूर्णता की बात कही। वैसे देखा जाए तो व्यावहारिक स्तर पर जीवन में अनेक प्रकार की अपूर्णताएं हैं, कमियां हैं, दोष है, वो तो है। लेकिन हमारे ऋषियों का हमेशा ये उनके अप्रोच रही रचनात्मक, पॉजिटिव, कि जीवन को पूर्ण करना है। और उसकी तरह उसके लिए कई रास्ते बताए, साधनाएं बताई, तरीका बताया, दर्शन दिया, चिंतन दिया। तो ये पूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। और उसके लिए उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी है, जिसमें एक तरह से अद्वैत वेदांत भी है। और अद्वैत वेदांत में 3 तरह की सत्ता मानते हैं। वो 3 तरह की सत्ता का मतलब है व्यावहारिक, जो हम व्यवहार में करते हैं, और पारमार्थिक, जो स्पिरिचुअल है, और प्रातिभाषिक माने वर्चुअल, जो जिस तरह से अभी हम है भी नहीं भी, यानी हमारा रंग रूप और ध्वनि केवल एक प्रातिभाषिक है। तो ये भी एक सत्ता मानी गई है। तो इसको उन्होंने साधना के द्वारा, चिंतन के द्वारा इस बात को सिद्ध किया, अनुभव किया और प्रतिष्ठापित किया। क्योंकि व्यवहार तो है, जीवन है तो मृत्यु है, पृथ्वी है तो बाकी भी ग्रह नक्षत्र है, ये सब चीज हमारे सामने रख के उन्होंने चिंतन की जो उदात्तता है, जो ऊंचाई है, जो परमोच्चता है, उसको प्रतिष्ठापित करके हमें दिया है। इसीलिए जब एक ऋषि यानी आत्मचेता व्यक्ति, एनलाइटन सोल, जब देखता है तो पूरी पृथ्वी उसको अपनी लगती है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही है। जब आदमी, इसका एक बहुत, अगर आप मुझे अनुमति दें तो एक उदाहरण देता हूं मैं, आपका जो स्वागत मैंने है। जी मैंने संतों से सुना है कि हम हवाई जहाज में जब होते हैं ऊपर ऊपर, तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। लेकिन जब धीरे धीरे हम नीचे आते हैं तो हमें भारतवर्ष दिखाई दिया, या अपना राज्य दिखाई दिया, या अपना शहर दिखाई दिया, और नीचे आए तो हमें अपनी कॉलोनी दिखाई दी, और नीचे आए तो अपना घर दिखाई दिया। और घर के सोफा पर बैठ के हम कहते हैं मैं ये हूं, वो हूं, इस तरह सा जो मानवीय अभिमान, अहंकार, उस अहंकार को समर्पित करके अपने को भूमा वही सुखम नाल पे सुखम अस्ति, ये हमारी क्या उपनिषद का बात है, क्या महामंत्र बात है है। जी। कि जितना भी हम अपना विस्तार करेंगे, इस अनुभूति को जितना ही हम फैलाएंगे, उतना ही हमें सुख मिलेगा। जितना हम संकीर्ण होते जाएंगे उतना हम दुखी होंगे, त्रस्त होंगे, अपसेट होंगे, और हमको कष्ट लगेगा। तो इस बात को हमारे ऋषियों ने प्रतिष्ठापित किया है। कम शब्दों में मैंने आपको इस बात को बताया है। ने बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी व्याख्या की। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का अतीत जो है वो कितना गौरवशाली है। और पूरे विश्व को भारतीय दर्शन ने एक रास्ता दिखाया है, एक जी मूल मंत्र दिया है कि हमें मिलजुल कर जीवित रहना है, जीना है। और
एक दूसरे के लिए भी जीना है, एक दूसरे के लिए भी कल्याण करना है, सब उसी में जो निस्वार्थ भाव से हम अपना कार्य करते हैं, वही सबसे बड़ा मूल मंत्र है पूरे जीवन बिल्कुल। का। इसमें कोई संदेह नहीं। अब थोड़ा-सा आपके व्यक्तिगत जीवन पर आऊँगा। तो जी, जी। डॉक्टर साहब, आपका शुरू में हम जानना चाहेंगे, तो आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और संस्कृत के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? जी। अ, मैं संस्कृत का एक विद्यार्थी बना, इसके पीछे मेरे जो सद्गुरु हैं, मेरे हमारे कुलगुरु मैं कहूँगा, वो शांकर परंपरा के हैं, सन्यासी थे, परम पूज्य शिवोहम सागर जी महाराज। अब तो वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन क्या बात है! उस परंपरा में, वो 200 वर्ष पुरानी परंपरा में कहूँगा, जो प्रथम हुए, वो माधवानंद जी महाराज, आज से 200 वर्ष पहले आप समझिए। और तब भारत की क्या स्थिति थी, लेकिन वो इतने एनलाइटन सोल थे कि काठियावाड़ और गुजरात के छोटे मोटे गांवों में, समुद्र किनारे पर, जो अरब समुद्र के किनारे के गांव थे, उनमें घूम घूम के वेदांत का प्रचार करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। और लोग जो दुर्व्यसन में थे, उनको दुर्व्यसन से मुक्ति दिलाते थे। माने सामाजिक एक कार्य जो है, सामाजिक उद्धार कार्य। उसी परंपरा में 8वें 10वें स्थान पे हमारे गुरुजी है, जो परिवार में सब दादा माता पिता सब उनको सुनने जाते थे, गांव गांव घूमते थे, वो एकदम विरक्त वैरागी संत थे। तो उनको बचपन में सुनते सुनते, उनकी जो कथा हम सुनते थे, तो उसमें वो श्लोक गाते थे पूज्य महाराज जी। तो वो सुन के, मेरे दूसरे भाई इंजीनियर वगैरह है, पिताजी व्यवसाय भी करते थे और पत्रकारिता वगैरह का भी उनका थोड़ा था। एक वेदांत रहस्य करके पत्रिका है, वो अभी भी प्रकाशित होती है, पिताजी तो अब नहीं है। तो मैंने कहा मुझे संस्कृत पढ़ना है, बस इस तरह रुचि हुई। दादा भी थे, तो वो कहते थे संस्कृत पढ़ने के लिए तुम्हें काशी जाना पड़ेगा, गैया चरानी पड़ेगी, जंगल में रहना पड़ेगा, चना चबाना पड़ेगा, इस तरह से वो। क्योंकि कृष्ण और सुदामा की कविता हमारी 3री क्लास में गुजराती की बहुत एक अच्छी, मने केम विसरे रे तने केम सांभरे रे, इस तरह की कविता थी, एक प्रसिद्ध हमारे गुजराती कवि है उनकी। तो उस हिसाब से मैंने कहा ठीक है, मैं जंगल में भी रहूंगा और संस्कृत पढ़ूंगा। तो फिर गुरुजी महाराज ने मुझे, जब 8वीं में मैं आया, तो यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल में पढ़ने भेजा। बनारस में मैं शास्त्री तक पढ़ा। ये संक्षिप्त में मैंने आपको संस्कृत की यात्रा। लेकिन बाद में मैं दिल्ली आया, फिर दिल्ली में MA MPhil PhD वगैरह किया, और उन्हीं दिनों आकाशवाणी में ये सौभाग्य मिला मुझे समाचार प्रसारित करने का, और फिर ये यात्रा आगे हुई। तो आपने यानी जो जीवन के प्रारंभिक वर्ष हैं, तो वो आपने गुजरात में ही दिए हैं, उसके बाद आप दिल्ली आ गए। तो आपको उस समय ये थोड़ा-सा, ये तो आशंका तो नहीं लगी है कि मैं अगर संस्कृत में अपनी विद्या प्राप्त करूं, कि क्या पता आजीविका इसमें प्राप्त होगी, मिलेगी, कोई असुविधा तो नहीं रहेगी आगे के लिए? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं कि मनोवृत्ति ऐसी थी कि संस्कृत पढ़ना है और इसी में आगे बढ़ना है। और फिर महत्वाकांक्षा होती है, आप तो जानते हैं किशोरावस्था में, कि मुझे ये बनना है, मुझे शंकराचार्य जी की तरह बनना है, मुझे विवेकानंद जी की तरह क्या बनना बात है, है! मुझे क्या मदन बात मोहन है! मालवीय जी की तरह बनना। उस तरह संस्कृत पढ़ने की वजह से संस्कार ऐसे थे। तो आजीविका में नौकरी तो कहीं भी नहीं थी, नौकरी करना ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोगों के कई मित्र लोग थे, कुछ गृहस्थ थे, कुछ सन्यासी थे। तो उसी प्रकल्प में हमने कानपुर में एक विद्यालय खोला था, कैलाश विद्यालोक करके, और वो क्या अब बात है! डिग्री कॉलेज है, 2 डिग्री कॉलेज है वहां। जी। तो वहां कुछ समय पढ़ाया मैंने आकाशवाणी में आने से पहले, और गांव गांव घूम के भाई संस्कृत विद्या का, सनातन विद्या का, सनातन परंपराओं का, वैदिक साहित्य का प्रचार हो, इसके लिए हम सब लोगों को पढ़ाना है। इस तरह से मन में संकल्प था, और उसी में काम। तो कभी भी चिंता नहीं हुई कि नौकरी मिलेगी या वृत्ति रहेगी कि नहीं रहेगी, बस पढ़ना है, और पढ़ के जितना भी इसका गहन अध्ययन हो सके वो करना है, बस ये एक लक्ष्य था। तो फिर अच्छा, आपने डॉक्टरेट तो दिल्ली में किया होगा? जी, तो दिल्ली विषय में किया। विषय क्या है? विषय अब आपके पीएचडी का विषय क्या रहा? ये भी एक रोचक विवरण है इसके बारे में। आप सब लोग जानते होंगे, पद्मश्री आचार्य रविंद्र नागर जी,
अब नहीं रहे। रविंद्र नागर जी ने आकाशवाणी दूरदर्शन में भी अपनी सेवाएं दी है, और यहाँ जो विद्यापीठ है लाल बहादुर शास्त्री, अब तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है, वहां कर्मकांड के हेड थे वो, और मित्र थे। आकाशवाणी में हमने साथ ही में हम लोगों ने यात्रा शुरू की संस्कृत प्रसारण की, कैजुअली वो भी आते थे, मैं भी आता था। तो मैंने तब 77 में दिल्ली विश्वविद्यालय में MA MPhil करने के बाद PhD रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन वो पूरा मैं नहीं कर पाया। लेकिन उसके कोई 8, 10, 12 साल के बाद आदरणीय नागर जी ने मुझे कहा, नहीं आपको PhD करना है, विद्यावारिधि करना है, और मैं करवाऊंगा। तो उनके निदेशकत्व में मैंने स्तुतिनाम महत्वम, षोडश संस्कारेषु स्तुतिनाम महत्वम, क्योंकि वो रिचुअल के हेड थे, तो हमारे जो 16 संस्कार है उसमें जो स्तुतियां बोली जाती है उसका क्या साइंटिफिक रीजन है और उसकी उपयोगिता है, उसके बारे में मैंने ये अपनी थीसिस लिखी है जी। तो थोड़ा सा क्योंकि अब जिज्ञासा जाग गई है कि थोड़ा सा कुछ प्रमुख विषयों के बारे में बताइए जो आपने अपने डॉक्टरेट में जिन पर आपने कार्य किया। और दूसरी बात है कि क्या ऐसा, मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर बलदेवानंद सागर से, आपके शोध कार्य में आपकी क्या देन है, आपका क्या शोध रहा है उसमें? जी जी जी, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संस्कृत के बारे में, इसको आप जो भी कहे, पिछले 200-250 वर्ष से या उससे पहले से जो भ्रांतियां एक तरह से हुई कि ये विद्वानों की भाषा है, पंडितों की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा है, वर्ग विशेष की है, सबको समझ में नहीं आएगा, कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं, ये भ्रांति ही कहूंगा। क्योंकि अब जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस जिसको हम कहेंगे, वो पाणिनीय व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण है, आप सब लोग जानते हैं, जो 4000 सूत्र है, और उसके बाद मॉडर्न संस्कृत ग्रामर। और मैंने इस बात का आपसे पहले भी शायद आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है कि पहले 25 व्याकरण थे पाणिनि ऋषि से पहले, उसमें 10 विलुप्त हो गए थे, 15 लिविंग थे। उन सब 15 व्याकरणों का अध्ययन करके महामुनि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी बनाई, और जो मॉडर्न संस्कृत है उसी पर आधारित है। वैदिक संस्कृत भी है, लेकिन मॉडर्न संस्कृत को महामुनि पाणिनि जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम भी ट्रेडिशनली पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते हुए हमें तब नहीं पता चला, जो रेडियो में काम करते हुए, मीडिया में रहते हुए, फिर ये जो साइंटिफिक इन्वेंशन, जो सूचना प्रौद्योगिकी जितनी डेवलप 20, 30, 40 साल में हुई है, तो हमको पता चला कि संस्कृत का व्याकरण ठीक वैसा है जो मॉडर्न साउंड टेक्नोलॉजी है। अब इसको मैं उदाहरण से आपको समझा सकता हूं। वो इसलिए कि रेडियो में आपने भी काम किया है, तो साउंड जो अनेक तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे कि नेमली न्यूएंडो 1, न्यूएंडो 2, जिसमें हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं और इस तरह से होता है। तो जो ध्वनि विज्ञान है, साउंड टेक्नोलॉजी आप कहिए, साउंड साइंस के जो भी है, उसमें सब कुछ काम साउंड के ऊपर होता है, और संस्कृत व्याकरण भी पूरी तरह से साउंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो मोबाइल में मैसेज करते हैं, तो मैसेज करने के लिए एक अक्षर जैसे आप दबाएंगे तो उसी तरह पूरा शब्द आपको मिल जाता है, कंप्यूटर लर्न भी करता है और आपको फीड भी करता है। संस्कृत व्याकरण की जो अष्टाध्यायी है, उसमें जो अध्याहार प्रणाली है वो ठीक वैसी है। सूत्र छोटे छोटे हैं, अदेंगुणः, तस्य लोपः, इको यणचि, ये सब सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी के, लेकिन इससे उस पर भाष्य लिखा गया, वृत्तियां लिखी गई, वो बाद में हुआ। लेकिन ये छोटे छोटे सूत्र एक दूसरे के साथ जुड़कर ठीक वैसे काम करते हैं जैसे हमारी मॉडर्न ये साउंड टेक्नोलॉजी काम करती है। ये हमें तब पता चला जब हमने मीडिया में काम शुरू किया, रिकॉर्डिंग शुरू की, और उसमें भी कई तरह के अनुभव हुए। तब हमको ये लगा कि ये पाणिनि व्याकरण तो ठीक वैसा है जो हमारी मॉडर्न साउंड टेक्नोलॉजी है। क्या बात है। तो जी, तो जो एक मान्यता या मान लेना कि बड़ों ने कहा मान, आपने मान लिया, ठीक है, लेकिन क्यों और इसका क्या कारण है, ये जानने के लिए हमें बहुत गहन अध्ययन चिंतन करना जरूरी है। और हमारी जितनी भी चीजें हैं, मैं कहूं इसलिए आपको मानने की जरूरत नहीं है सर।
हमारे यहाँ मार्कंडेय काटजू आपने नाम सुना है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे रिटायर्ड जो है न्यायाधीश, उनकी एक नेट पे आर्टिकल है, अब तो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, द साइंसेज इन द संस्कृत। जरूर मैं श्रोताओं से भी आग्रह करूंगा कि वो देखें। और उन्होंने खोज के साथ उस आर्टिकल में लिखा है उपेंद्र जी कि संस्कृत साहित्य में, पूरा वैदिक साहित्य और आधुनिक साहित्य में 94 या 93% विज्ञान है, बाकी 6 या 7% कर्मकांड और ये धार्मिक वाली बात है। क्या बात है? ये डॉक्टर मार्कंडेय काटजू जी की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो ये हमें, जब तक इस बारे में हम अवेयर नहीं होंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि किस तरह का वैज्ञानिक महत्व है। मैंने प्रयास किया अपने शोध प्रबंध में कि जो हम स्तुतियां बोलते क्यों बोलते हैं, स्तुति देवताओं की स्तुति करते हैं, प्रकृति की स्तुति करते हैं, माता पिता की स्तुति करते हैं, तो स्तुति का क्या महत्व है, साइंटिफिक रीजन क्या है। और वो फिर मैंने प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है कि जो कुछ पॉजिटिवली किया जाए उसको रिचार्जिंग है हमारे लिए, जीवन के लिए, विचार के लिए, आत्मबल के लिए, और वो धीरे धीरे आदमी उसको करते हुए अनुभव करता है। बस यही मेरा विषय है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने इसमें शोध कार्य किया है। तो निश्चित रूप से आपकी ये जो शोध कार्य है प्रकाशित हुआ होगा। और एक्चुअली मैंने संस्कृत में लिखा है, अब उसका अनुवाद करके जनसामान्य के लिए अगर कर सकता हूँ, पूरा ग्रंथ संस्कृत में है, उसको अगर समय मिला और अनुकंपा हुई, अनुग्रह हुआ तो मैं हिंदी में करके प्रकाशित करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ये निवेदन है कि इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है और इतना महत्वपूर्ण विषय आपने लिया है जो भारतीय संस्कृति और संस्कृत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जा सकता है। तो मूल रूप से हमारे इतने सारे जो संबंधित संस्थान हैं इसको कर सकते थे, उनकी तरफ से ये प्रकाशित होना चाहिए था। जी। तो इस ओर कोई प्रयास नहीं किया आपने? दूसरे एक दो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म, द हिस्ट्री एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म, क्योंकि पत्रकारिता में आने के बाद फिर पत्रकारिता संस्कृत की 157 साल पुरानी है। आपको मैं बताऊं, संस्कृत पत्रकारिता सुनते ही लोग कहेंगे संस्कृत में भी पत्रकारिता की बात है। जैसे इंग्लिश जर्नलिज्म है, हिंदी जर्नलिज्म है, या क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता है, वैसे संस्कृत पत्रकारिता है जिसको 157 साल हो गया। 1 जून को 157 साल हो गया और 1 जून के बाद अब 158वां साल शुरू हुआ है। और जून महीना बड़ा महत्व का है, मैं आप सब बंधुओं को बता दूं, क्योंकि 30 जून 1974 को आकाशवाणी में संस्कृत समाचार शुरू हुआ और 1 जून 1866 को संस्कृत की पहली पत्रिका बनारस से निकली जिसका नाम था काशी विद्या सुधा निधि, फर्स्ट मैगजीन इन संस्कृत। उसके बाद तो फिर लंबा इतिहास है। तो पत्रकारिता में काम करने की वजह से कई आर्टिकल लिखे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती मेरी मातृभाषा है, और एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक और पत्रकारिता में और प्रसारण में, रेडियो टीवी में संस्कृत समाचार प्रसारित करना है और ये सब कार्य तो आप जानते ही है। तो जिसकी वजह से मुझे 2018 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र मिला। बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी, मुझे बहुत आनंद हुआ। तो अब मेरी एक ये मतलब विचारधारा है कि संस्कृत में इतना महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है, आपने शोध कार्य किया है, और उसके बावजूद आपको लग नहीं रहा कि आपको किसी शैक्षिक संस्थान में जाना चाहिए था जहां पर आप संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए और शोध करवाते, शोध कार्य हो जाता और इसको आप अलग दिशा में भी ले जा सकते थे। आकाशवाणी में आने का क्या प्रयोजन था? आपकी रुचि थी या कोई विवशता थी? नहीं, मेरी रुचि थी, क्योंकि विवशता का अनुभव इसलिए नहीं किया कि संस्कृत विद्या एक ऐसा संबल है जो दृष्टि देता है जीवन की। पढ़ रहा था, युवावस्था थी, और उसके बाद जब मैंने देखा दिल्ली में आके, मैंने इवन IAS की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो भी दिया और उसको पास भी किया। लेकिन संस्कृत में 1974 30 जून को जो ये कार्यक्रम हुआ, अखबार में एक मित्र ने बताया कि संस्कृत न्यूज शुरू हो रही है, पहली बार आकाशवाणी से ट्रायल बेसिस पे शुरू कर रहे थे, तो उसमें फिर अप्लाई किया और
आप जानते हैं आकाशवाणी की प्रक्रिया, रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा हुई, उसके बाद ऑडिशन हुआ, स्वर परीक्षा हुई, फिर इंटरव्यू हुआ। हमारे एससी भट्ट साहब तब जॉइंट डायरेक्टर थे समाचार सेवा प्रभाग के, तो बस उसमें सेलेक्ट हो गया और फिर वो यात्रा शुरू हुई। तो इतना अच्छा लगा कि बाकी इधर उधर की डाइवर्शन खत्म हो गया कि यही काम करना है संस्कृत के लिए, उसी में आगे बढ़ते रहे। लेकिन चूंकि मैं खुद आकाशवाणी में कार्य कर चुका हूं डॉक्टर साहब, अपने व्यक्तिगत लेखन के लिए बहुत कम समय बचता है। आप जानते हैं कि अब आकाशवाणी में कितना समय देना पड़ता है आपको, तो आपको लगा नहीं कि आकाशवाणी में काम करने के बाद आदमी को जो समय मिलना चाहिए अपने साहित्य लेखन के लिए वो कम मिलता है? तो क्या इस रूप में आपका जो अपना व्यक्तिगत लेखन था कुछ प्रभावित हुआ, या उसमें आपको लगा कि नहीं, इसमें मैं और आगे और प्रगति कर सकता हूं, कार्य कर सकता हूं? अब आपने मुझे एक पहले प्रश्न पूछा था कि किस तरह से आजीविका के बारे में। जब आकाशवाणी में काम शुरू किया तो मेरे साथ फिर आजीविका वाली बात थी कि अब मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं हूंगा और आगे बढ़ूंगा। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं काम करते हुए जो क्रिएटिव राइटर या जो चिंतक है या कलाकार है या रंगकर्मी है, तो उसको कहीं ना कहीं बाधा आती है, वो आई। लेकिन फिर उसका समायोजन, एडजस्टमेंट करना होता है, वो टाइम मैनेजमेंट की तरह कि भाई इतना समय। और हमें सुविधा ये थी कि सुबह 5 मिनट का समाचार था, शाम का था, तो 2 बार आकाशवाणी आना जाना पड़ता था। लेकिन इसके बाद आकाशवाणी में रहते हुए मैंने एमए किया हिंदू कॉलेज से, एमफिल किया, पीएचडी किया, क्या तो बात है, क्या आकाशवाणी में बात है। काम करते हुए किया है। तो टाइम जो क्वालिटी टाइम बचता था उसको मैं उपयोग करता था। और फिर परिवार विवाह हुआ, पत्नी मनोनुसारिणी मतलब मिली, ये मेरा सौभाग्य है, बच्चे 2 हुए, तो परिवार फिर इस तरह से आ गया, यात्रा चलती रही। तो जो भी टाइम बचता था या जैसे भी मुझे अनुकूलता होती थी, वो लेखन कार्य या बाकी लेक्चर्स, जैसे अभी आपने कहा कि एकेडमिक, मैंने कहीं मैं लेक्चरर प्रोफेसर भी हो सकता था। लेकिन अभी मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या विद्यापीठ या और कई चिन्मय यूनिवर्सिटी सबसे विजिटिंग फैकल्टी हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर करता हूँ अभी भी मैं, और मुझे बुलाते हैं, सबसे बड़ी बातें हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है। एकेडमिक बेसिकली तो मैं टीचर ही हूँ, छात्र हूँ पहले और फिर मैं टीचर हूँ, क्योंकि छात्र जीवन भर हूँ, विद्या का कोई पार नहीं, अनंत ज्ञान है। और जितना सीखता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि और ज्यादा डीप में जाके मैं सीख सकता हूँ, अनंत ज्ञान। क्या बात। तो आप स्वस्थ रहे, आनंद रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन अभी भी हमारे कान तरस रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपसे जब आप सुबह संस्कृत समाचार प्रसारित करते थे संस्कृत में, अब मैं आपको 2-3 पंक्तियां हिंदी में दूंगा। मान लीजिए ये आपकी हेडलाइन है आज, और आप उसको संस्कृत में कैसे समाचार के रूप में देंगे। तो आपको मैं 2-3 लाइनें ये देता हूं कि अभी अभी ये समाचार मिला है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अभी थोड़ी देर के बाद अमेरिका के लिए रवाना होना है, जहां पर वे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और इस बीच में वहां पर जो भारतीय हैं हमारे नागरिक, उनसे भी वे संवाद करेंगे। अब ये मान लीजिए ये हेडलाइन है आपकी, तो ये संस्कृत में किस तरह से आप इसको प्रस्तुत करेंगे? इसको जरा 1-2 मिनट सुनाइए, क्योंकि हमें पुरानी यादें बहुत आ रही है डॉक्टर साहब। जी 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 बिल्कुल। ममापि इदं सौभाग्यं यत् संस्कृत भाषया हम वदामि। श्रूयन्ताम् इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः बलदेवानन्दसागरः। सद्यः एव अस्माभिः सूचना प्राप्ता यत् भारतस्य प्रधानमन्त्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी अमेरिका देशस्य यात्रार्थं प्रस्थातुकामः अस्ति। सः तत्र गत्वा अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं निर्वक्ष्यति। अपि च तत्र ये भारतीयाः सन्ति तैः साकमपि संवादं करिष्यति। अपि च अमेरिका देशस्य ये वरिष्ठाः अधिकारिणः सन्ति, तैः साकं समन्त्रणां कृत्वा अनेक विधान संधिन अपि आचरिष्यति इति वार्ताः। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि
एक आकाशवाणी की बात आ गई सामने और आपके समाचार वाचन की बात आ गई। आजकल आप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जी का जो मन की बात हर महीने के अंतिम रविवार को होता है, तो उसका सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता है। लेकिन उस समय ये निर्णय लिया गया कि इसका संस्कृत में भी अनुवाद होना चाहिए और उसके कुछ अनुभव बताइए और आपके पास उसका टेक्स्ट कब आता है और कितनी देर में आप उसका अनुवाद करके रिकॉर्ड करते हैं? जी, जी। मन की बात तो प्रॉपर नाउन है, टाइटल है, हम मनोगतम भी कहते हैं, मन की बात भी कहते हैं। ये मई 2017 से आरंभ हुआ, यानी कि 32वें एपिसोड से संस्कृत प्रसारण मन की बात का शुरू हुआ और बाकी भाषाओं में होता था, लेकिन बाद में मंत्रालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को या विद्वानों को ये लगा होगा कि संस्कृत में भी होना चाहिए, तो मंत्रालय ने, प्रसार भारती ने आरंभ किया और मेरा सौभाग्य है कि ये दायित्व मुझे दिया गया। लेकिन आरंभ में ये बहुत, रैना साहब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत डिफिकल्ट, मेरे परिवार के लोग भी जानते हैं। एक आसन पर, वो एक संस्कृत का श्लोक है, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा, यानी कि बैठ के लगातार 12-13 घंटे में ये अनुवाद में पूरा कर पाता था। जो प्रधानमंत्री महोदय का 30 मिनट 35 मिनट का वक्तव्य होता है मन की बात का, वो यूं कि 5 मिनट का समाचार हम दो लोग मिलके 2-2.5 घंटे में तैयार करते, तो आपने देखा ही है, आप विटनेस है, आई विटनेस है। तो जब ये दायित्व मिला तो वो स्क्रिप्ट रात को या मिडनाइट को या इवनिंग, ऑन द इवनिंग आती है और दूसरे दिन यानी कि लास्ट संडे से पहले सैटरडे को रिकॉर्डिंग करनी होती है, जो सैटरडे को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट के बाद संस्कृत होती है, वो आप जानते हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि अनुवाद संस्कृत में करना ही अपने आप में एक थोड़ा सा अभ्यास साध्य कार्य है, लोग करते हैं, लेकिन 100% करेक्ट करना, फिर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के साथ नए नए शब्द का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसका भी अनुवाद करना। वो तो ऑनलाइन है, जो आर्काइव है, पीएम आर्काइव या मन की बात का अपना है ऑनलाइन, वो लोग देख सकते हैं, ऑडियो और टेक्स्ट दोनों अवेलेबल है, ऑल द एपिसोड। तो इसको करते हुए जो अनुभव आपने मुझे पूछा, वो मैं बताना चाहता हूं। आप मीडिया पर्सन हैं, मैं भी मीडिया पर्सन हूं। मीडिया पर्सन जो होता है, पत्रकार या संचार कर्मी, उसका किसी दल विशेष के साथ कोई उस तरह का नहीं होता है। जो भी अच्छा काम करे वो दल अभिनंदनीय है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई दल हो। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब जो भी न्यूज आइटम आती थी हम प्रसारित करते थे अनुवाद करके, सामान्यतया दूसरे मुख्यमंत्री करते वैसे। लेकिन जब मैंने मन की बात को ट्रांसलेट करना शुरू किया, तब मैंने उनको एज ए पर्सन जाना, हमारे नरेंद्र मोदी साहब को। यानी कि ये ऐसा व्यक्ति जो छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए चिंतित है और चिंतन करता है, और उतने ही एक इंटेंसिटी के साथ कि मेरा देश का हर व्यक्ति कितना सुखी और स्वस्थ हो और उसको अच्छा अर्थव्यवस्था के बारे में। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन एज ए पर्सन जब मैंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति भारत को मिला है जो पूरे भारत के उत्थान के लिए कितना प्रयास, रात दिन सोचता है, श्रम करता है। ये तारीफ नहीं है सर, ये मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूं। और जैसे जैसे भी मैं मन की बात को ट्रांसलेट करता गया, मुझे इस व्यक्तित्व को पहचानने का अवसर मिला और उतना ही मेरा आदर और मेरी श्रद्धा इस व्यक्ति के प्रति बढ़ती गई है। और मैं समझता हूँ वो ये एक, मैं उनके जन्मदिन पर कभी ट्वीट करता हूं तो मैं योगी के रूप में उनको कर्म योगी का लक्षण जो श्रीमद् भगवत गीता में है कि करना है, कर्म करना है, फल की आशा नहीं रखना है। तो एक निष्काम कर्म योगी जो कुछ कर सकता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। ये मुझे अनुभव हुआ मन की बात को ट्रांसलेट करते हुए। बाकी और कई पक्ष है, लैंग्वेज को लेकर, टर्मिनोलॉजी को लेकर, वो बाकी फिर कभी चर्चा करेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मन की बात देखिए प्राइम मिनिस्टर्स ब्रॉडकास्ट होता है और उसको कितने संभल के करना है और शब्दिशा होना चाहिए, वही उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए।
भाषा के लिहाज से और जो कहा गया है उसको अभिव्यक्ति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्ट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि इसमें जी एक योगी शब्द आ गया तो मुझे कल मैं सभी अपने मित्रों को कल योग दिवस जी है जी जी उस पर बधाई देना चाहता हूं। तो जी इसमें आपने किस तरह से इस पर चिंतन मनन किया है, योग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? क्योंकि अगर हम देखें कि योग तो आज की बात नहीं है या कल की बात नहीं है, ये तो हमारा, मुझे लग रहा है कि जब से भारतीय दर्शन का आविर्भाव हुआ, भारतीय दर्शन की गंगा बहने लगी है, उसी के साथ ये योग दर्शन भी बहने लगा है। तो उस पर जी आपके कुछ संक्षिप्त विचार चाहूंगा डॉक्टर जी साहब। जी। हम सब लोग योग करते हैं या योगाभ्यास करते हैं, वो सामान्य रूप से आसन है। माने आसन, यम नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, जो अष्टांग योग, पातंजल योग दर्शन जिसको बोलते हैं, महामुनि पतंजलि जी ने जो हमको योग दर्शन दिया है, तो हम योगाभ्यास करते हैं। लेकिन योग सूत्र जो है उसमें एक सूत्र है, आप सब लोगों ने सुना होगा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ये पतंजलि महामुनि का जो अष्टांग योग के पातंजल योग सूत्र है उसका एक सूत्र है। यानी हमारी चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए वो योग है। और वहां पहुंचने के लिए हमें यम करना है, नियम करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, धारणा का अभ्यास करना है और समाधि तक पहुंचना है। ये है अष्टांग योग जो लक्ष्य है। लेकिन वहां तो वो तो एवरेस्ट का शिखर है, वहां जाने के लिए शुरुआत तो करनी होगी ना। तो ये जो हम आसन कर रहे हैं वो प्रथम सीढ़ी है योग की या योगाभ्यास की। और ये विद्या हमारी पास थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसा होता है, भगवत गीता में है, जो श्री कृष्ण कहते हैं, स योगः नष्टः परम तप, स काले नेह महता योगः नष्टः परम तप। अर्जुन को कहते हैं कि वो एक परंपरा में समय इतना अनंत है, तो कभी कभी कुछ परंपराएं विलुप्त हो जाती है, फिर कोई उसको प्रकाशित करता और प्रचार करता है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम इसके महत्व को समझ रहे हैं, अपना रहे हैं, और जो अपनाएंगे उसको सुख मिलेगा। शरीर में लोचकता, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है योग से। बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में पार्श्विक शक्ति ज्यादा आती है। लेकिन दैविक शक्ति के लिए योग सबसे बढ़िया है। शरीर सुंदर बनेगा और रोग कोई नहीं होगा, और शरीर एकदम फ्लेक्सिबल, लचीला बनेगा, क्योंकि सब इंटरनल है। और मैं अगेन जो बार बार कहता हूं, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें कहते हैं भारतीय संस्कृति अंतर्मुख है। बाकी संस्कृतियां जो भी है बहिर्मुख उनकी दृष्टि है, लेकिन हम अंतर्मुख होके, इंट्रोवर्ट होके चिंतन करते हैं। और इंट्रोवर्ट अंतर्मुख चिंतन के कारण ही हमारा अध्यात्म, हमारी योग साधना, ध्यान, धारणा, तप, चिंतन, ये सारा उसकी वजह से है। और वही क्या परम बात। सुख और वही पूर्णता प्राप्त करने का एक माध्यम है। और इसी को हमारे महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, विवेकानंद जी, और बाकी जितने भी नाम, कितने नाम लो में, ये सब लोगों ने इसी बात को महत्व दिया है और जीवन में अपनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और हमारा प्रधानमंत्री बहुत बड़ा योगी है सर, मैं बड़े भाव के साथ कह रहा हूं। वो स्वयं योग करते, 30 साल तक जो घूम घूम के उन्होंने साधना की है, उसका परिणाम है कि आज हम लोग इस बात को जान गए। आयुर्वेद को लीजिए, आयुर्वेद पूरे विश्व में इतना प्रसारित होगा, जो कि नेचुरल लिविंग के लिए, सहज जीवन के लिए, प्रकृति के साथ जीने के लिए बात। आप तो कश्मीर के हैं, कश्मीर अपने आप में प्रकृति ने कितना कुछ कश्मीर को दिया है। पूरे भारत में अद्भुत है पूरा वातावरण। तो मुझे आपने भावुक बना दिया इस बात को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये परंपराएं चले, युवक युवतियां और सब लोग योग को करें जितना हो सके। किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है इसको, और प्राणायाम कर सकता है, और अपने शरीर को जितना लचीला बना सकता है, और सुख प्राप्त। अल्टीमेट हमारा लक्ष्य सुख है, लेकिन ये सुख कौन सा है? आध्यात्मिक सुख है। व्यावहारिक या जो सेंस ऑफ ऑर्गन वाला जो है, लिप्सा वाला, विलास वाला सुख नहीं है, सात्विक सुख है, राजसिक सुख नहीं है। और इसीलिए हमारा लक्ष्य ही यही है, सात्विक सुख प्राप्त करना। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है, और ये भारतीय जो दर्शन है उसका खूब प्रचार हो, खूब इसके बारे में आगे लोग लाभ लें।
बस यही मेरी कामना क्या है। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें कही आपने योग के बारे में। अब आपके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये है डॉक्टर साहब, आप संस्कृत में कवि भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं। तो हमारे कभी जो कभार मित्र लेकिन हैं, मैं चाहता हूं कि आप संस्कृत में कविता सुनाइए, लेकिन उसका फिर अर्थ भी बताना पड़ेगा। वैसे तो जितने विद्वान व्यक्ति जुड़े हैं सब संस्कृत जानते हैं, फिर भी जी इसको जी और थोड़ा सा सहज और सरल बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आप भावानुवाद के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे। आपका जी स्वागत है जी डॉक्टर बिल्कुल। साहब। धन्यवाद धन्यवाद। जब भी समय मिलता है तो कुछ लिखता हूँ। उसमें से एक कविता है, किम भवेत भारते संस्कृतम सांप्रतम। क्या ये बात एक है। मेरा मनोभाव है कि क्या अब भारत में संस्कृत अधिकाधिक प्रसारित हो सकती है या होगी क्या, ये एक कल्पना है मेरी। तो उसका पहला श्लोक है, वेदवाणी विलासै परम लासितम वाल्मीकि व्यास भाषादिभिः भावितम कालिदासादिभिः सूरिभिः सेवितम किं भवेत् भारते संस्कृतं साम्प्रतं किं क्या भवेत् बात। भारते संस्कृतं साम्प्रतं। यानी कि वेदवाणी आप समझ गए। वेदवाणी जो हमारे मंत्र, जो चिंतन है, उसके द्वारा जो बहुत ही गरिमामय है, और वाल्मीकि, व्यास और भास जो महान कवि हुए हैं, उनके द्वारा इसके बारे में जितना भी चिंतन किया, देश और हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति के बारे में। और कालिदास तो आप जानते हैं, आदि से मतलब सभी महान क्या कवि, बात। क्या संस्कृत बात के है। भी क्या और बात। बाकी भाषाओं के भी। सूरी संस्कृत में होता कवि, उससे ये देश की सेवा की गई है। क्या अब सांप्रतम माने अब भारत में संस्कृत एकदम प्रासंगिक होगी क्या, ये एक मेरा एक तरह का भाव है। और इसका दूसरा पद्य मैं आपको सुनाता हूं। किस तरह से इस संस्कृत में क्या क्या तत्व है। योग यागादि विज्ञान संतानितम, बहुत सरल है। योग यागादि विज्ञान संतानितम भाष्यकारैः सदा भूरिशो भाषितम भाष्यकारैः सदा भूरिशो भाषितम भक्तिदम ज्ञानदम भोगदम भाग्यदम भक्तिदम ज्ञानदम भोगदम भाग्यदम किं भवेत् भारते संस्कृतम सांप्रतम। कैसी है संस्कृत? तो योग है, यागादि यज्ञ आदि अनुष्ठान है, इसमें विज्ञान है, माने भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान। इससे संतानितम, इसका विस्तार हुआ है इस देश की संस्कृति का और चिंतन का। और हमारे जो ग्रेट कमेंटेटर्स हुए, भाष्यकार, उन्होंने हमारे जितने भी मूल ग्रंथ है उन पर खूब टीका टिप्पणी, भाष्य लिखा है, कमेंट्रीज लिखी है, खूब लिखा है। एक ही ब्रह्म सूत्र है, उसपे चारों आचार्यों ने भाष्य लिखा है और अन्य क्या लोगों ने बात है। खूब क्या लिखा बात है। है। ऐसा ये हमारा वांग्मय, वो भक्ति भी देता है, भक्तिदम ज्ञानदम, ज्ञान भी देता है, भोगदम। अब योग और भोग, आप दो शब्द जानते हैं। योग की बात हो गई, भोग माने जीवन से परांगमुख होने के लिए हमारी संस्कृति में नहीं कहा गया है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य सुदनम, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है कि त्याग के साथ संसार का जो कुछ पदार्थ और सुख है उसका भोग करो। तो ये विद्या भोगदम, लेकिन उसमें विकार नहीं होना चाहिए, तामसिकता नहीं होनी चाहिए, एक मर्यादा, एक अनुशासन जरूर होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और भाग्यदम, इसकी आराधना करें तो हमारा भाग्य भी बनता। क्या इस प्रकार से ये संस्कृत भारत में अब पुनः प्रतिष्ठापित होगी क्या? ये और इस तरह से कई श्लोक हैं, लेकिन ये दो श्लोक मेरे ख्याल से काफी होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया। तो आपने और किन संस्कृत में किन और विषयों पर आपने ज्यादा शोध कार्य किया है? मैं डॉक्टरेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल जिसपे जो आपकी रुचि के हैं, नाट्यशास्त्र भी शायद उस पे है जिसमें जी आपकी जी, कुछ विशेषता है। तो कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में?
मैं जब एमए कर रहा था तो श्रीराम सेंटर दिल्ली में है, आप जानते हैं, वहां 1.5 वर्ष का कोर्स है एक्टिंग डायरेक्शन का। राजेंद्र नाथ जी तब वहां श्रीराम सेंटर के डायरेक्टर थे और पंचानन पाठक जी, बादल सरकार जी, ये सब पढ़ाते थे। तो वो 1.5 साल का कोर्स मैंने किया है अभिनय का। और मेरी बड़ी रुचि थी कि संस्कृत के नाटक सब जानते हैं, कालिदास के नाटक, भास के नाटक, वो तो आप जब जानते हैं। तो नाटक करने का बड़ा मन था, तो हिंदी में भी किया, लेकिन संस्कृत में करने की बड़ी इच्छा थी। तो काफी सारे नाटक रंग कर्म के लिए, मतलब थिएटर के लिए, और रेडियो के लिए, टीवी के लिए काफी सारे नाटक किए। और एक नाम मुझे अभी याद आ रहा, श्रीमती कमला रत्नम, वो अरे क्या बात केरला है, रत्नम क्या उनके नाम, अरे हस्बैंड वाह थे। वाह वाह, जी, वो आदरणीय, वो आकाशवाणी में बहुत आते थे, हम उनको जी आमंत्रित जी जी, करते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, बहुत बड़ी विदुषी और बहुत अच्छी महिला थी, हम माता जी कहते थे बहुत उनको। और हम बहुत लोग तो विदुषी महिला थी। जी जी जी। जी जी जी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी सब। और उनके पेरला रत्नम, उनके जो पति थे, वो साउथ ईस्ट एशिया में एम्बेसडर थे, फिर इधर आ गए। और यहाँ तो उनकी प्रेरणा से संस्कृत नाटक आकाशवाणी में बहुत सारे हम लोगों ने किए। फिर स्क्रिप्ट राइटिंग की, और इस तरह से हम लोग काम करते रहे और रंग कर्म के लिए किए। अब उसकी वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एज ए विजिटिंग फैकल्टी हम कई सालों से पढ़ाते हैं। पद्मश्री श्रीमती रीटा गांगुली जी हैं, आप सब जानते होंगे, वो भी नाटक करती हैं, करवाती है, तो उसके साथ संस्कृत नाटक किए हैं। तो संस्कृत के नाटक तो जीवन है, उसमें जो विविधता है, जो आनंद है, साहित्य का, कला का, संगीत का। आपने भरतनाट्य शास्त्र की बात कही, तो नाट्य शास्त्र जो है वो पंचम वेद माना जाता है भरत मुनि का, और उसमें सब कुछ है। माने साहित्य तो है ही है, लेकिन शिल्प भी है, संगीत भी है, कला भी है, और विविध प्रकार के जीवन के जितने विविध आयाम हो सकते हैं वो भरतनाट्य शास्त्र में है। तो उसका अध्ययन अध्यापन करने का मौका लगता है, मिलता है, वो करता हूँ जितना कर सकता हूँ। हम तो लोगों ने जी जी जी, बताइए बताइए। विक्रमोर्वशीयम नाटक हम लोगों ने किया था, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कालिदास बात है। का। उसको फिर प्रोफेसर श्रीनिवास रथ साहब थे, जो उज्जैन में तब कालिदास एकेडमी के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने देखा, फोटोग्राफ देखे उसके विक्रमोर्वशीयम के, और उन्होंने उसको कालिदास समारोह में आमंत्रित किया। और आदरणीय कमलिनी दत्त, आप जानते हैं, श्रीमान कुबेर दत्त और कमलिनी दत्त जी की जो जी है, जी 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 दोनों जी दंपति जी जी, दूरदर्शन में सीनियर दूरदर्शन में प्रोफेसर थे। है। जी 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 जी, कमलिनी जी तो अभी भी सक्रिय है और संस्कृत नाट्य जी शास्त्र जी। का खूब प्रचार कर रही है। बहुत अच्छी विशारदा थी नृत्य की और साहित्य की है। तो उनके निर्देशन में वो नाटक हम लोग ले गए थे उज्जैन, और छोटे लाल जी संगीत में थे, दूरदर्शन के बहुत अच्छे सिंगर, उनका संगीत था उसमें। तो वो सब बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हम लोगों ने शाकुंतलम भी किया, और मुद्रा राक्षस भी किया, और भगवद अज्जुकम, ये 3 त्रिधारा करके श्रीमती पद्मश्री रीटा गांगुली जी के निर्देशन में। और जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम है उसको श्रीलंका हम फिर ले गए थे, पूरी टीम गई थी, और वहां काफी शो की है। क्या बात बहुत है, बड़ी क्या लंबी बात है, कहानी, बहुत। आप एक बार और अवसर देंगे तो रंगकर्म पर ही बात करेंगे, और आपको कुछ चित्र नहीं नहीं, भी बहुत उसके बढ़िया। मैं देखिए देखिए, दिखाऊंगा। बातचीत बहुत रोचक हो रही है। इस बीच में हमारे एक मित्र जुड़े हैं, भारत जी, दास जी। उन्होंने कहा कि अभिनव गुप्त का जो नाट्य शास्त्र है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभिनव गुप्त जी का, उनकी टीका है जी जी जो जी, उन्होंने नाट्य शास्त्र पर लिखी है। नाट्य वही शास्त्र मैं तो भरत मुनि कह का है, जी, वो लेकिन तो उन्होंने, जी, जी, उन्होंने उनका उनका टीका लिखी। तात्पर्य वही था, वही है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ना, मैंने अपनी कविता में जैसे कहा ना, भाष्यकार सदा भाषितम। हमारे यहाँ एक सूत्र जो दिया जाता है, जैसे कि मैं पाणिनि का, मैंने कहा ना, एक अष्टाध्यायी का सूत्र है, तो उसमें कात्यायन फिर वृत्ति लिखते हैं, मुनि कात्यायन। फिर ये जो योग के, अष्टांग योग के हमारे पतंजलि महामुनि है, उन्होंने भाष्य लिखा है। फिर बाद में बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं उस पे, पाणिनि अष्टाध्यायी पे ही। तो हमारे यहाँ एक परंपरा शुरू होती है, तो नए नए विचार इनपुट करते जाते हैं। तो इस तरह से जो भरतनाट्य शास्त्र है उस पर अभिनव गुप्त जी का अवदान बहुत अद्भुत है। उन्होंने उसको और सरल करके और ज्यादा व्यावहारिक कर दिया है। एक कोई ग्रंथ बन जाता है, जैसे संविधान बन गया, फिर उस संविधान की एक प्रकार की समीक्षा, आलोडन, विलोडन, विस्तार और भाष्य करना
विशेषज्ञों का जैसे काम है, उस तरह से हमारे अभिनव गुप्त जो बहुत बड़े साहित्यकार कहूँ, उनको महामुनि कहूँ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और इस वजह से अभिनव गुप्त जी की वजह से नाट्य शास्त्र को बहुत गति मिली, बहुत लोकप्रियता मिली और उन्होंने उसको सरलीकृत कर दिया है। संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा। उनका महत्वपूर्ण योगदान तो वही था कि जो लिखा गया है मूल रूप से नाट्यशास्त्र, उसको किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए, किस तरह से लोगों के मानस तक पहुंचाया जाए, ताकि जो भरतमुनि जी ने लिखा है उसको सरलीकरण करके उन्होंने अपनी टीका सहित उसको सामने रखा है। बहुत बड़ा योगदान है उनका, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो संस्कृत साहित्य और संस्कृत के इन ग्रंथों को और विस्तार देने के लिए आपको विदेशों में जाने का अवसर तो प्राप्त हुआ होगा डॉक्टर साहब? मैं बहुत बहुत दूर तो नहीं गया हूँ, लेकिन थाईलैंड है, नेपाल है, श्रीलंका है, यहाँ मतलब और इसी संस्कृत की यात्रा में ही मैं मतलब जुड़ा रहा। और मुझे एक बात आगे मैं कहना चाहूंगा आपको। विदेश यात्रा तो वो तो प्रारंभ अन्नोदक मानते हैं, फिर कई निमंत्रण आएंगे तो डेफिनेटली हम जाएंगे। कश्मीर का योगदान हमारी संस्कृत विद्या के लिए अद्भुत है। सभी पूरे भारत के सभी प्रांतों का है, लेकिन कश्मीर का कल्हान, बिल्हान, बिल्हन, लल्लट, क्या क्या मम्मट। नाम लूं मैं। जी 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 जी, जी जी। एक तो वो प्रदेश इतना दिव्य है, उपत्यका, देवों की घाटी की तरह मैं कहूंगा, देवानाम उपत्यका। और ये इससे मुझे याद आया, ये हमारी जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है, उनकी एक पुस्तक है जो हमारे प्रोफेसर भोला भाई पटेल करके गुजराती में लिखा है उन्होंने, यात्रा वृत्तांत, और उसका नाम दिया है देवोनी घाटी, माने देवताओं की घाटी, उपत्यका। उसका मेरे से संस्कृत में अनुवाद करवाया है, वो प्रकाशित होगा केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। संस्कृत में मैंने अनुवाद सरल संस्कृत में किया है उसका, वो 150 पेज की पुस्तक है। तो कश्मीर का जो अवदान है, इसको जो भी कहा जाए कम है, शब्द नहीं है मेरे पास, ये मैं कहूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी आजकल अब आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आकाशवाणी से तो आप अवकाश तो आपका हो गया, वहां से आप रिटायर हो गए हैं, तो अभी भी क्या आकाशवाणी के किन्हीं कार्यों के साथ जाना पड़ता है, दूरदर्शन में, या और कई संस्कृत से संबंधित जो कार्य होंगे? कुछ तो इसी तरह से ऑनलाइन जो है पढ़ाने के लिए संस्कृत जर्नलिज्म या संस्कृत साहित्य विश्वविद्यालयों से जब निमंत्रण मिलता मैं करता हूँ। बाकी एनसीईआरटी आप जानते ही है, हमारा जो शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद है, जी जी जी। एनसीईआरटी, तो उसमें वो लोग सेवाएं लेते हैं। बाकी एक कमीशन है साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का है, वैज्ञानिक व्यावहारिक शब्दावली आयोग, जो हमारे शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग का है। तो वो उसमें हमारे जो अध्यक्ष हुए हैं अभी वर्तमान में है प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी, वो अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जितनी भी शब्दावलियां है, चाहे फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, और इंजीनियरिंग की है, या वनस्पति शास्त्र, आयुर्विज्ञान, या पूंजी बाजार, ये सब उसको भारतीय भाषाओं में, अभी आपने फेसबुक पर कुछ दिनों पहले देखा होगा कश्मीरी भाषा में शब्दावलियां बन रही है, वो कर रहे हैं। तो उसमें मेरी मातृभाषा गुजराती है तो गुजराती के लिए, और संस्कृत में करता हूं तो संस्कृत के लिए सेवा देता हूं। तो उसी में व्यस्त रहता हूं। बाकी अध्ययन, अध्यापन और परिवार, बस इसी में समय जाता है। तो मैं अब मन आपसे की ये बात तो जानना करता ही चाहूँ। हूँ, वो तो 2-3 दिन की जी व्यस्तता जी होती है जी मन जी की जी बात। जी 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 जी। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि जो हमारी नई पीढ़ी है, अब देखिए अंग्रेजी भी जानते हैं वो, अपनी मातृभाषा जो जिस जहां से वे हैं उनकी जो मातृभाषा है वो भी जानते हैं, और हिंदी जी। में भी बहुत उसका विस्तार हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन संस्कृत को जीवित रखने के लिए, इसको आगे और बढ़ाने के लिए क्या विशेष कार्य होना चाहिए डॉक्टर साहब? आपका क्या विचार है इस पर? ताकि देखिए ना, कहते हैं ना कि जो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनकी जननी तो संस्कृत ही तो है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इस संस्कृत जब ये जननी स्वस्थ रहे, ये आगे आगे प्रगति करे, तभी तो शेष भारतीय भाषाओं वे भी संपन्न होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए मेरे मन में एक जो बात आती है अनुभव के आधार पर, क्योंकि अनुवाद कार्य करता रहा हूँ, मीडिया में रहा हूँ संस्कृत के साथ, और गुजराती मातृभाषा है। तो भारतीय भाषाएं जितनी हैं, वो बोलते हैं ना कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, इस तरह से है। और हम न्यूज में थे तो कोई नेता जब भाषण देते थे तो ये बोलते ही थे, तो हम अनुवाद करते थे, संस्कृतम सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति। लेकिन क्यों है वो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे और ज्यादा। क्यों कि जो भाषा विज्ञान है, या हम इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि विज्ञान या भाषा विज्ञान, जो भी नाम देते हैं, तो उसमें संस्कृत जिस प्रकार से विकसित हुई है, और जो नाम संस्कृत है, संस्कृत का मतलब रिफाइंड, यानी बाकी मेरी मातृभाषा कश्मीरी या गुजराती है तो माँ के दूध के साथ वो मुझे मिलती है, और मैं बड़े आराम से बोलता हूँ अपनी बात, अपनी भावनाएं, अपना विचार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जब मैं संस्कृत बोलूंगा या संस्कृत में अपनी बात कहूंगा तो मुझे बहुत मर्यादित और डिसिप्लिन तरीके से करना होगा। और ये मैथमेटिकल है, साइंटिफिक है, इसमें कोई, और परफेक्ट है, ये भी मैं कहूंगा। तो उसको करने के लिए साधना करनी होगी, श्रम करना होगा। मैं सुगम संगीत या फोक म्यूजिक आराम से गा लूंगा, लेकिन संस्कृत बोलने, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक मुझे गाना है तो मुझे रियाज करना होगा, खूब अभ्यास करना होगा। ठीक वैसी भाषाएं जितनी बोलियां हैं और सामान्य भाषा है, उसमें भी अभ्यास चाहिए, लेकिन उसमें आप लिबर्टी ले सकते हैं। संस्कृत में आप लिबर्टी नहीं ले सकते, जैसे क्लासिकल म्यूजिक में आप लिबर्टी नहीं ले सकते, बेसुरा हो जाएगा। तो ठीक वैसे इस भाषा, इस विद्या के साथ यही बात है। तो संस्कृत का प्रचार कैसे होगा या संस्कृत नहीं रहेगी, ये बात तो बिल्कुल मैं भूल जाऊंगा। संस्कृत अपने आप जीवित रहेगी, वो आत्म प्राणा है, खुद पोषित होगी, खुद जिएगी। मैं बलदेवानंद सागर हूं तो मैं आज जो कुछ वो संस्कृत के वजह से हूं, मेरी वजह से संस्कृत नहीं है, किसी विद्वान की वजह से संस्कृत नहीं है। हाँ ठीक है, परंपराएं हम चलाते हैं, हमारे पूरे देश में वेद की ऋचाएं बोली जाती है, और वो अथर्व वेदो, ऋग्वेदो जो भी है, वो हम संवाहक है, समुद्र में एक बूंद की तरह हमारा योगदान है। जबकि ये विद्या और ये भाषा पूरे विश्व ब्रह्मांड। मैं एक आपको घटना सुनाऊं, समय पूरा हो रहा है, लेकिन बताइए, कोई बात नहीं। जी 1994-96 में यहाँ दिल्ली में मुरारी बापू की कथा थी, राम कथा गाते हैं, आप जानते हैं, वो तो लोग बहुत उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है, तो पत्रकार सम्मेलन था, पद्मश्री रविंद्र नागर जी भी थे, मैं भी था, और पत्रकारों ने पूछा कि अंग्रेजी का इतना वर्चस्व है, हिंदी राजभाषा है, तो संस्कृत को आप कहाँ रखते हैं? तो उन्होंने बड़ा छोटा सा उत्तर दिया उपेंद्र जी, कि संस्कृत तो ब्रह्मांड की भाषा है। आप समझ गए ना बात को? तो ये तारीफ नहीं है, ये हकीकत है, सत्य है। और इसको, सत्य को समझना, यानी कोई कहे कि हम संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं या संस्कृत को विलुप्त हो जाएगी, नहीं जी, विलुप्त नहीं होगी। हिमालय से आवाज आएगी, गिरनार से आवाज आएगी, विंध्याचल से आवाज आएगी, संस्कृत के जो हमारी ऋचाएं हैं, जो वेद है, लेकिन वो हमारा प्राण तत्व है। उसकी वजह से हमारी सब जितनी मातृभाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो है, क्योंकि वो इतना बड़ा विज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने हमको दिया है। तो संस्कृत के बारे में जितना अभी नई जो शिक्षा प्रणाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको हम बोलते हैं, उसमें इस बात को रखा गया है, और संस्कृत को ज्यादा से ज्यादा, और हम संस्कृत वाले जो संस्कृत क्षेत्र में काम करते हैं वो आग्रह करते हैं कि अस्माभिः संस्कृत भाषया व्यवहर्तव्यम, हमको संस्कृत में व्यवहार करना चाहिए। कक्षासु यदा वयम छात्रान् पाठयामः तदा संस्कृत माध्यमेन पाठनीयम, कक्षा में संस्कृत पढ़ाते हुए संस्कृत के मीडियम से ही संस्कृत पढ़ाना चाहिए। यतो हि आंग्ल भाषा अपि आंग्ल भाषा माध्यमेन पाठ्यते, हिंदी भाषा हिंदी माध्यमेन पाठ्यते, तर्हि कथं न संस्कृतं संस्कृत माध्यमेन पाठ्यते। ये एक अनुभव और आग्रह है। तो इस तरह से संस्कृत को डे टू डे लाइफ में लाने के लिए, और ये सब भ्रांतियां है उपेंद्र जी कि संस्कृत कठिन है, संस्कृत कर्मकांड की भाषा है, संस्कृत में सिर्फ धर्म क्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत बहुत बड़ी वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण, जीवन को स्वस्थ दृष्टिकोण अगर कोई दे सकती है तो संस्कृत विद्या, संस्कृत भाषा देती है। बाकी भी देते हैं, लेकिन संस्कृत टॉप पर है। तो ये एक भाव है मेरा, एक संस्कृत छात्र के नाते, एक संस्कृत कर्मी के नाते,
कि ये जिसको मिल जाए ये तो खजाना है, वो निधि है। हम सौभाग्यवान है कि गुरु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से ये विद्या हमको मिली। ये हमारा सौभाग्य है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी है 5-7 मिनट समय। अच्छा ये बताइए कि जो आकाशवाणी द्वारा हर वर्ष सर्वभाषा कवि सम्मेलन होता है, उसका शुभारंभ संस्कृत कविता से होता है। कभी आपको जी जी मूल संस्कृत कवि या अनुवादक के रूप में भाग लेने का अवसर मिला तो होगा है? जी जी जी, मिला है मुझे। नागपुर में एक बार सर्वभाषा कवि सम्मेलन, आप भी साथ थे, बड़ा आनंद आया था। और हमारे युवा विद्वान है बलराम शुक्ल जी, जो यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, लेकिन अभी ईरान में उनकी मतलब जो है नियुक्ति है, वहां कार्य कर रहे हैं। नहीं, फारसी भी बहुत अच्छा मैंने जानते हैं। सुना बीच में वो हिमाचल में गए थे। जी जी जी, वो जो उच्च अध्ययन संस्थान है, जी तो जी जी। उनकी कविता थी एक साइकिल रिक्शा पर। और अच्छा। मुझे आकाशवाणी, जी जी, संस्कृत में। और मुझे आकाशवाणी के अधिकारियों ने तब, जो हमारे थे मित्र लोग, उन्होंने अनुवाद के लिए, हिंदी में अनुवाद के लिए दायित्व दिया था। और उसमें मैंने अपनी वो हिंदी की कविता पढ़ी थी, वो वाली। तो तो ये तो जब भी तो अवसर मिलेगा हम करेंगे कार्य। तो नहीं, मूल संस्कृत कवि के रूप में भाग लेने का आपको अवसर नहीं मिला है? मेरे ख्याल से अब देंगे। आकाशवाणी के अधिकारी के लोगों में बलदेवानंद सागर का नाम आएगा कि इसको भी अवसर देना चाहिए, तो देंगे। अभी कुछ जी दिनों जी पहले जी। साहित्य अकादमी ने एक कार्यक्रम किया था, वो ऑनलाइन था, जिसमें मलयालम और संस्कृत कविता पाठ करवाया था साहित्य अकादमी ने। तो अवसर मिलेगा, कोई बात नहीं, मिलेगा अवसर। द स्काई इज द लिमिट, आप तो जानते द हैं। स्काई इज द लिमिट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम का समापन हम करेंगे, लेकिन उससे जी पूर्व आप और कोई संस्कृत रचना सुनाइए, अच्छा लगेगा। जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। सस्वर मैं पाठ करिए, एक, सस्वर पाठ करिए। जी जी। जी जी जी, एक जैसे मैंने संस्कृत के बारे में कहा, इस तरह से संस्कृत में ज्यादातर तो आप जानते हैं राष्ट्र वंदना के बारे में या हमारे देश प्रेम के बारे में कुछ न कुछ होता है, मतलब वर्णन कवि लोग करते हैं। और भी साहित्य का अपना पक्ष है, लेकिन संस्कृत में एक सरल जो लगता है, तो एक कविता थी मेरी, बहुत आरंभ में मैंने लिखी थी, कई बार मैंने कवि सम्मेलनों में, जो संस्कृत अकादमी के कवि सम्मेलन होता है उसमें आमंत्रित करते हैं, तो सुनाई थी। राष्ट्र में तत् सदा वर्धताम मोदताम, ये इसका शीर्षक है, जो बार बार रिपीट होगा। 2 श्लोक सुना देता हूं मैं आपके आग्रह पर। सुनाइए सुनाइए। लोकतंत्रं यदीयं ध्रुवं सुंदरम, न्यायतंत्रं सदा सर्वकल्याणदम्। लोकतंत्रं यदीयं ध्रुवं सुंदरम, न्यायतंत्रं सदा सर्वकल्याणदम्। क्या बात है। प्रेमतंत्रं समेषां च भद्रंकरम्, प्रेमतंत्रं समेषां च भद्रंकरम्। राष्ट्रमेतत् सदा वर्धतां मोदतां, वाह वाह। राष्ट्रमेतत् सदा वर्धतां मोदतां। सरल हिंदी में, संक्षेप में, कि जिसका लोकतंत्र स्थिर है, अच्छा है, जिसका न्याय तंत्र सबके कल्याण की बात सोचता है, और जिसका प्रेम तंत्र, रिलेशन जो है, बड़ा भद्रंकर है, सबके लिए शुभ है, ऐसा मेरा राष्ट्र हमेशा बढ़े और सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। एक और श्लोक पढ़ता हूं। जी। पुण्यतो या वहन्त्यंजसा निम्नगा, पुण्यतो या वहन्त्यंजसा निम्नगा, नर्मदा सिंधु गंगा वितस्तादिका। ये समझ गए होंगे, नर्मदा सिंधु गंगा वितस्ता, ये पुण्य तो या सलीला, पुण्य सलीला जो नदियां हैं, वो इस सब देश में नदियों का, बहती है। जी 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 जी। पुण्यतो यावहन्त्यंजसा निम्नगा, नर्मदा सिंधु गंगा वितस्तादिका। यस्य हेमाद्रिविंध्यादयो भूधरा, हेमाद्रि हिमालय, विंध्यादय मतलब विंध्याचल आदि। यस्य हेमाद्रिविंध्यादयो भूधरा, राष्ट्रमेतत् सदा वर्धतामेधताम्,
राष्ट्रमेतत् सदा वर्धतामेधताम्। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करेंगे, लेकिन जी जी मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब अंत में जिस किसी भी वेद ऋचा में जो आप यहाँ पर अंत में इसका समापन करना चाहेंगे, जिसमें विश्व कल्याण की बात हो, जिसमें मानव कल्याण की बात हो, जिसमें कि हर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ सानंद रहे, इसी मंत्र के साथ फिर हम कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। जी जी, बहुत प्रसिद्ध और बहुत सरल है मंत्र हमारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, क्या बात है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाह वाह वाह। ओम शांति शांति शांति। क्या बात है, क्या बात है। अब आपने ये जो सुनाया उसके बाद तो है कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है, यही पूर्ण है और पूर्ण है। क्या बात है, क्या जी जी बात जी है, जी। क्या बात है। तो इससे पहले हम अब कार्यक्रम समाप्त करें, जो मित्र इस समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनका तो इसलिए आभार व्यक्त करता हूं। आजकल के समय में इतनी व्यस्तता रहती है, उसके बावजूद बहुत सारे मित्र अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ। उनके लिए डॉक्टर साहब 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो है, हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ें, लेकिन भारतीय होने के नाते हम सनातन वैदिक परंपरा के अनुयायी है, उसमें दीक्षित शिक्षित है, तो उसका हमें गौरव हो, और गौरव होने के साथ साथ उसको मुखर रूप में हम सामने लाए कि हम इस देश की अस्मिता है, इस देश का गौरव है, इस देश की संपदा है। और इसीलिए जिसको हम अंग्रेजी में फेलो ब्रदर्स बोलते हैं या फेलो सिटीजन बोलते हैं, हमारे जो साथी लोग हैं उनको भी उसी तरह से हम मदद करें, मदद पाएं, ऐसी मेरी मतलब मंगल कामना आप सब लोगों के लिए है। और अपने अपने क्षेत्र में आप काम करें। और संस्कृत जितना भी, संस्कृत के लिए तो मैं कहता हूं कि एमए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आप जितना पढ़ सके, जितना जान सके, आपको आनंद आएगा। जैसे योगाभ्यास करेंगे आपको अच्छा लगेगा, संस्कृत पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो जितना हो सके आप सुने, पढ़े और उसमें आगे बढ़े, बस यही मेरी एक प्रार्थना है। क्या बात है, क्या बात है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप बहुत व्यस्त रहते हैं। आप उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आए आज, आपने इसकी शोभा बढ़ा दी। मैं हृदय से पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर साहब। नमस्कार करता हूं। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद, सबको धन्यवाद। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के आज के कार्यक्रम रचना धर्मिता में हमारे विशेष अतिथि थे संस्कृत विद्वान, साहित्यकार और सुपरिचित संस्कृत समाचार वाचक डॉक्टर बलदेवानंद सागर। और जो मित्र हमारे साथ उपस्थित रहे इस बीच में, मैं उनका हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि वे लगातार हमारे इस मंच के साथ जुड़ते रहे और मेरा उत्साहवर्धन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मुझे आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।